हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी एसटेट की रहेगी। एसटेट में भी सीडीपी का पोर्शन रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये जो है पीवाईक्यू है 2022 का। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन करेंगे एक पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी बचे हुए 15 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है, समय तथा समय कारक जो होता है गौण होता है। A type of intelligence test in which the difficulty level of question gradually increase and the time factor is secondary। इसमें देखो क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा टेस्ट है कि जिसमें है ना क्वेश्चन की जो डिफ़िकल्टी है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी कैसे होती है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। कहने का मतलब है कि पहले क्वेश्चन कैसे आएंगे, पहले क्वेश्चन ईजी आएंगे, फिर मॉडरेट आएंगे, फिर हाई डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन आएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन तीनों टाइप के देखने को मिल सकते हैं। यानी कि ईजी भी देखने को मिलते हैं, मॉडरेट भी और डिफ़िकल्ट भी। साथ ही साथ इस जो टाइम फैक्टर उसको सेकेंडरी रखा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा है, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा पावर टेस्ट। पावर टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर डिफ़िकल्टी लेवल होती है ना, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल होती है क्वेश्चन की, वो अलग अलग होती है। वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। यानी कि पहले आपको इजी क्वेश्चन आएंगे, मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्टी वाले क्वेश्चन आएंगे। और जबकि स्पीड टेस्ट होता है ना हमारा, जो हमारा स्पीड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना वो सेम होता है। क्या होगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो सेम रहेगा, और लेकिन टाइम फैक्टर है ना वो सेकेंडरी नहीं होगा, वो प्राइमरी होगा। ठीक है, जो स्पीड टेस्ट में क्या होगा, एक तो डिफ़िकल्टी लेवल सेम रहेगा। अगर कोई पेपर सेट किया गया, आपका कोई ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर डिफ़िकल्टी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो डिफ़िकल्ट होंगे। ठीक है, और टाइम फैक्टर वो प्राइमरी होगा। यानी कि कहने का मतलब है, अगर आपको बोला जाए कि ये टेस्ट आपको 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है, तो 15 मिनट तक ही का समय दिया जाएगा, आपको इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। जबकि पावर टेस्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पावर टेस्ट के अंदर बस एक मान लिया जाता है कि आपको ज़्यादातर इतना हो सकता है टाइम की बाईस इस टाइम तक आपको कंप्लीट करना होता है, लेकिन आपको ज़्यादा थोड़ा समय चाहिए, आपको समय दे दिया जाता है। जबकि स्पीड टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टाइम ख़त्म होने पर आपसे पेपर जो है, आपका जो टेस्ट है वो ले लिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वर्बल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ पावर टेस्ट इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड आ जाता हमारा, ए टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। हिंदी में देख लीजिए, एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार को सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन पर नज़र डालिए। ये वैसे तो देखो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक ऐसा टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी जिसके अंदर ग्रुप्स जो होता है छोटा होता है, ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं ना उनके पास अलग अलग डिफरेंट एबिलिटी होती है, अपनी क्षमताएं होती है। ठीक है, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनकी अपनी योग्यताएं होती है। और वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको सीखने के लिए बेहतर तरीके से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि मल्टी सेंसरी यानी कि इसमें तो क्या होता है कि हम अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू चीज़ों को सीखते हैं। टीम टीचिंग, जैसे टीम टीचिंग के अंदर आ जाएगा कि दो से ज़्यादा, टू या मोर देन टू, जब टीचर हमें टीच करते पढ़ाते हैं तो उसे टीम टीचिंग कहते हैं। ये भी नहीं आएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग देखें एक बार, प्रोग्राम लर्निंग को देख लेते हैं। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है कि अगर कोई ये बड़ा सा टास्क है, उस टास्क को ना छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है कि पहले आपको एक पार्ट से अवगत कराया जाएगा, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। आपको साथ ही साथ फीडबैक भी प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर जब आप
इसको इवैल्यूएशन कर लेंगे। जब आप टास्क को कर लेंगे, आपको फीडबैक भी मिल गया कि आपने कैसा परफॉर्म किया, फिर आप उससे क्या होता है कि सेकंड टास्क की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, प्रोग्राम लर्निंग में, यानी कि एक टास्क हुआ, उस टास्क को आपने छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहले आपको फर्स्ट टास्क करवाया जाएगा, मतलब फर्स्ट पार्ट करवाया जाएगा। जब आपको उसको इवैल्यूएशन कर लेंगे ना खुद से, फीडबैक जब आपको मिल जाएगा, तो तब आप क्या हो गया, अगले वाले पार्ट्स पर जाते हो, साथ ही साथ फिर उसका इवैल्यूएशन करते हो, यानी कि आपको फीडबैक भी मिल जाता है साथ के साथ। फिर तब आपको तीसरे वाले पार्ट्स पर जाएंगे। ऐसे ऐसे में इसको क्या बोलेंगे, प्रोग्राम्ड लर्निंग बोलेंगे। यानी कि पूरे टास्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फिर साथ के साथ हमें इसमें ना एक अच्छी चीज़ रहती है कि हमें साथ के साथ ना फीडबैक भी प्रोवाइड होता रहता है। हमें ये पता चलता है, हमारे साथ हमें ये पता चलता रहता है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है नंबर 3 पे, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग इसका जो कि इसका आंसर रहेगा। कोऑपरेटिव लर्निंग ऐसी लर्निंग होती है जिसमें बच्चे या बड़े एक दूसरे की हेल्प के थ्रू पढ़ते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्रुप है जहाँ पे बताया गया पहले ही, यहाँ पे ना अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चे हैं। ठीक है, इस बच्चे की अपनी खूबी है, इस बच्चे की अपनी एक खूबी है। मान लीजिए कि कोई ऐसा टास्क आया कि इस बच्चे के अंदर वैसी एबिलिटी नहीं है जो टास्क के लिए अप्रोप्रिएट हो, तो इसमें क्या किया गया, जो और बच्चे हैं ना, जो जिसके अंदर उस टास्क को करने की एबिलिटी है, तो वो उसकी हेल्प से कर लेता है। तो यानी कोऑपरेट करने की, यानी कि एक दूसरे के सहयोग से उस टास्क को कंप्लीट कर दिया गया। तो हो गया ना ये वाला इसका आंसर नंबर 3, यानी कि कोऑपरेट लर्निंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऊपर वैसे भी लिखा गया कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि सबके पास अनप अपनी एबिलिटी यूज होती है और वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, इम्प्रूव करने में। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा, इसमें देख लीजिए कि जो स्प्रेंजर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच टू पर्सनैलिटी असेसमेंट, यानी कि स्प्रेंजर का व्यक्ति तत्व वर्गीकरण व्यक्ति तत्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है। शीलगुण उपागम यानी ट्रेट अप्रोच, प्रकार उपागम यानी टाइप अप्रोच, मूल प्रवृत्ति उपागम या इंस्टिक अप्रोच, मनोविश्लेषण उपागम या साइको एनालिटिक अप्रोच। देखो, साइको एनालिटिक तो हमारे फ्रॉइड का आ जाता है, और इंस्टिक अप्रोच जैसे कि मैकडूगल का आ जाता है। ट्रेड अप्रोच हमारे ट्रेड में ये सब आ गए, हमारे आलपोर्ट्स आ गए, आइजेंक आ गए, ये सब आ जाते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली फिर क्या बचा हमारा, टाइप अप्रोच बचा ना। टाइप अप्रोच में कौन कौन आते हैं, जूंग आ गया हमारा, क्रैशमैन, शेल्डन आ गया, स्प्रेंजर आ गया। और वो टाइप ए टाइप सी पर्सनैलिटी होगी, हार्डी पर्सनैलिटी ये होगी, ये सब कुबासा के दिए हुए ना, वो भी हमारे टाइप अप्रोच के अंदर आ जाती है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। भाई ये बताना है कि जो इनमें से विद्यार्थियों में अच्छी मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है बताना। देखो, नोट पर फोकस करना। कई बार क्या होता है कि हम नोट को भूल जाते हैं, देख नहीं पाते, कभी दिखता ही नहीं है कई बार, तो हम फिर तो इसको फोकस करना होता है, कभी नहीं को भी देखना होता है। साथ ही साथ हमने ऑप्शन को देख लेंगे कि हमें नहीं पे फोकस करना है, तो काल्पनिक दुनिया में रहना, लिविंग इन फैंटेसी वर्ड, जीवन में संतुलन, बैलेंस इन लाइफ, अपनी क्षमताओं का सीमाओं का ज्ञान, नॉलेज आवर पोटेंशियल एंड लिमिटेशन। उसके बाद है अवांछित चिंताओं से मुक्त, फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल वरीज। एक मिनट। तो इसका क्या हो जाएगा कि हमें ना नेगेटिव पॉइंट को निकालना है, पॉजिटिव पॉइंट को रखना कि नहीं है बताना होता है। ठीक है, यानी कि बैलेंस रखना, अपने जीवन के अंदर बैलेंस रखना ज़रूरी है। अपनी क्षमता, हमारे अंदर क्या क्वालिटी है और क्या लिमिटेशन, उस चीज़ का भी पता होना अच्छी बात है। अहम चीज़, यानी कि फालतू की चीज़ों के बारे में भड़क नहीं लेनी होती, फालतू की चिंता नहीं करनी है, तो उससे मुक्त रहना चाहिए। लेकिन है ना, काल्पनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ड में नहीं रहना चाहिए, यानी कि काल्पनिक दुनिया में हमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, वास्तविक दुनिया में रहना चाहिए। ये इसका ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ठीक है, इसका नंबर 1
फैंटेसी वर्ड में रहना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट में कोई बात नहीं, चलता रहता है ऐसा तो फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन एन एडोलेसेंट इज अनेबल टू शो एंगर टू हिज पेरेंट्स देन ही शो हिज एंगर टू हिज यंगर ब्रदर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। अब देखो कि जब है ना एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तब वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट करता है। तो ये किस प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म होगा? दमन होगा, रिप्रेशन होगा, प्रतिगमन होगा, रिग्रेशन होगा, प्रेषण होगा, प्रोजेक्शन होगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होगा। इनमें से बताना मैं। अब देखिए ज़रा, ये ना फ्रॉइड की है ना डिफेंस मैकेनिज्म है ना। रिप्रेशन में क्या करते हैं हम? रिप्रेशन में जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, अनवांटेड थॉट्स है, उसको हम रिप्रेस करते हैं, ठीक है, बार बार दबाने की कोशिश करते हैं, ऐसे विचार मेरे मन में नहीं आने चाहिए। रिग्रेशन में क्या करते हैं हम? जो बिहेवियर है वो रिग्रेस करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई अगर एडल्ट है वो बच्चों की तरह बिहेव करता है तो वो रिग्रेशन बिहेवियर शो करा। प्रोजेक्शन यानी कि मेरे बिहेवियर का जो भी कारण होता है ना मैं किसी और पर आरोपित कर देता हूँ, यानी कि ग्लास तो मुझसे टूटा है लेकिन मैं मेरे छोटे भाई पर उसका इल्ज़ाम लगा लेता हूँ, ठीक है। ये तो हो गई ये सब रिप्रेशन, रिग्रेशन और प्रोजेक्शन। लेकिन इसका आंसर क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक मिनट, हाँ, ये इसका आंसर हो जाता है डिस्प्लेसमेंट में देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब हम है ना इसमें क्या किया कि जब वो अपने माता पिता पेरेंट्स पे तो अपने माता पिता पे तो गुस्सा दिखा नहीं सकता था, उसने क्या करा? डिस्प्लेस कर दिया गया अपने गुस्से को, कि डिस्प्लेस कर दिया गया। माता पिता पे तो गुस्सा दिखा नहीं सका, असमर्थ था, लेकिन उनके छोटे भाई बहन पर प्रकट कर दिया। देखो प्रोजेक्शन में क्या किया? अपने बिहेवियर का जो मेरा कारण था वो मैंने किसी और पर डाल दिया, वो तो प्रोजेक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट के आ तो रहा था गुस्सा मुझे माता पिता पर, लेकिन मैंने छोटे भाई की ओर प्रकट कर दिया गया, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी द बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प द इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है क्या कहलाती है? सहज प्रवृत्ति यानी रिफ्लेक्सिव मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट, स्कीमा संरक्षण, कंजर्वेशन। इसका सीधा आंसर हो जाता है स्कीमा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर दो शब्द आप याद कर लीजिए सर, दो शब्द याद कर लीजिए अगर क्वेश्चन हमें है। एक तो आ जाता है हमारा स्ट्रक्चर, दूसरा हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज चल ही नहीं रहा इसका, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि दो अगर है ना किसी भी क्वेश्चन के अंदर दो शब्द दिए हुए हैं ना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें क्या होता है ना, स्कीमास को आपको पता होगा ना। स्कीमास क्या होते हैं? मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती है चीज़ों की, इंफॉर्मेशन को जहाँ हम स्ट्रक्चर वे में स्टोर करके रखते हैं। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज मैनर में चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, वो स्कीमाज होता है। जैसे एग्जांपल है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, अलमीरा से ले सकते हैं। जैसे आपको पता होता है कि जो अलमीरा में कपड़े रखे होते हैं, जैसे एक लाइन्स होती है हमारी, पैंट्स की लगा लो, शर्ट की लगा लो, फिर दूसरी एक या फिर कुर्तीज़ की लगा लो, या फिर छोटे बच्चे के कपड़े की एक अलग से लाइन लगा लो। ऐसा होता है ना, हमने चीज़ों को क्या करके रखा होता है? ऑर्गेनाइज करके रखा होता है। सॉक्स वाली ये लाइन्स अलग होती है, हमारे रुमाल जो होते हैं, हमारे रुमाल वगैरह, उनके सबकी लाइन्स अलग होती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी न्यू क्लॉथ कोई लेकर आता है, ऐसे मान लीजिए कि कोई पैंट लेकर आया, तो हमने क्या किया? तो पैंट वाली सीरीज़ में ही उस पैंट को डालते हैं, ना कि हम किसी और के साथ मिक्सअप करते हैं, ना कि हमें उसको सॉक्स वाली सीरीज़ में डालते हैं, ना ही हम कुर्तीज़ की सीरीज़ में डालते हैं, जहाँ पे पैंट रखी उसी के साथ डालते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा मेंटल रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे डालते हैं, जहाँ इंफॉर्मेशन जिस चीज़ से रिलेटेड होती है ऑर्गेनाइज तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में चीज़ों को रखते हैं, इंफॉर्मेशन को। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 3, ठीक है, स्कीमाज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, इमोशनल इंटेलिजेंसी मे बी डिफाइन एज ए कैपेसिटी टू रीजन विद इमोशन इन 4 एरिया, टू परसीव इमोशन, टू इंटीग्रेट इट इन थॉट्स, टू अंडरस्टैंड इट, मैनेज इट। हु गेव द डिफिनेशन इमोशनल
इंटेलिजेंस, यानी कि देखिए कि एक जिसमें समय को देखना, इसे विचार में एकीकृत करना, इसे समझना और इसे प्रबंधित करना, मैनेज करना। ठीक है, तो ये किसने दिया था? ये संवेदनात्मक बुद्धि का यही परिभाषा किसने दी थी? देखो, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात आती है तो दो व्यक्तियों का नाम काफ़ी आता है, गोलमैन का और मैयर सोल्वी, यानी कि मैयर एवं पीटरसन सोल्वे का नाम आता है। तो इन दोनों में से तो एक होगा, बाकी ये तो है ही नहीं, ये तो थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर देखा जाए तो मैयर एंड पीटरसन सोल्वी की ने है ना, जो मैयर एंड पीटरसन सोल्वी ने जो दिए थे ना, इसके अंदर 4 कंपोनेंट आते हैं, हमारे 4 ब्रांचेस आती है। और जबकि गोल्डमैन के अंदर कितने आते हैं? ये 5 आते हैं। तो आप ये याद रखनी है कि जो मैयर और पीटरसन सोल्वे है उसके अंदर 4 होते हैं, और यहाँ पर 4 प्रेजेंट है। टू परसीव इमोशन, टू इंटीग्रेट इट इन थॉट्स, टू अंडरस्टैंड इट, मैनेज इट। कई बार है ना, यहाँ इंटीग्रेट इन थॉट, इट इन थॉट्स के अंदर रीजनिंग भी दे सकते हैं ना हमें, रीजनिंग इमोशंस भी आ जाए तब भी आप डाल देना। ठीक है, या इसका आंसर क्या हो जाता है का नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? साक्षात्कार तो है ही है, प्रश्नावली भी, अवलोकन भी, यानी कि इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन है। लेकिन प्रोजेक्शन तो एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया ना फ्रॉइड का, तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये नहीं आएगा इसके अकॉर्डिंग। और लेकिन डायरेक्ट मेथड कौन से हो जाएंगे? एक तो इंटरव्यू, अगर इसके एक क्वेश्चन और बना लीजिए कि जैसे डायरेक्ट मेथड पूछ लिया जाए तो इंटरव्यू, क्वेश्चनर और ऑब्जर्वेशन, ये डायरेक्ट मेथड हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें देखिए कि ए हॉर्स कैन बी बोथ नियर वाटर बट कैन नॉट बी फोर्स्ड टू ड्रिंक। दिस स्टेटमेंट रिवील द ट्रूथ ऑफ द थॉर्नडाइक्स विच लॉ ऑफ लर्निंग। यानी कि एक घोड़े को पानी के पास तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको ना फोर्स नहीं कर सकते पानी पीने के लिए। वो तो उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है ना कि उसको पानी पीना है या नहीं पीना है। ये कौन से लॉ पर डिपेंड है? देखिए, वैसे तो थॉर्नडाइक के 3 ही लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर लॉ ऑफ रेडीनेस आपने पढ़ा होगा, यानी कि तत्परता, यानी कि कोई भी टास्क आपको आता है, आपके अंदर एबिलिटी भी उस टास्क को करने की, और साथ में आपको वो टास्क दिया भी जा रहा है, तो लॉ ऑफ रेडीनेस हो जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि कोई भी टास्क जब आप करना चाहते हो और आपको वो करना दिया जाए तो सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये 3 थे ना, और लेकिन पहले आपको कोई 3 थे, इसके अंदर 3 पॉइंट थे लॉ ऑफ रेडीनेस के अंदर, कि आपको कोई टास्क आता है। ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है, 1 मिनट, आपके अंदर आपको टास्क आता है और प्लस में आपके अंदर टास्क आता है और एबिलिटी भी है, और आपको परफॉर्म भी दिया करने के लिए दिया जा रहा है। एबिलिटी है प्लस में परफॉर्म भी किया जा रहा, तो यहाँ क्या होगी? सेटिस्फेक्शन होगी। ठीक है, एक पॉइंट तो ये बन जाता है। दूसरा पॉइंट ये बन रहा है कि एबिलिटी तो है पर परफॉर्म करने नहीं दिया जा रहा, यहाँ नहीं, परफॉर्मेंस करने के लिए नहीं दिया जाए, तो यहाँ अनोइंग आ जाएगा। ठीक है, अनोइंग हो जाओगे आप। और तीसरा भी आ जाता है कि आपके अंदर एबिलिटी ही नहीं है किसी भी टास्क को करने के लिए, जो भी टास्क दिया जा रहा है, लेकिन आपको ये बोल रहे हैं आप परफॉर्म करो। आपको डांस करना नहीं आता, लेकिन आपको ये बोला जाता है कि आप परफॉर्म करो, यानी कि एबिलिटी नहीं है लेकिन आपको ये बोल रहे हैं आप परफॉर्म करो, तब भी अनोइंग हो जाता है वो टास्क आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डांस करना आता है, परफॉर्म करते हो तो सेटिस्फैक्शन, मज़े आते हैं, बल्ले बल्ले हो जाती है। आपके अंदर एबिलिटी, कई बार आपके अंदर ना इच्छा बड़ी होती है डांस करने की, परफॉर्म करने की, लेकिन परफॉर्म ही नहीं किया जा रहा, तब आप वहाँ पर अनोइंग फील करते हो। फिर थर्ड है कि एबिलिटी नहीं, डांस नहीं करना आता, फिर भी ज़बरदस्ती बोलते हैं आप परफॉर्म करो, तब भी वो टास्क आपके लिए क्या हो जाता है? अनोइंग हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम बढ़ते हैं अपनी। देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा लेवल नहीं है टीचिंग का? देखिए, बेसिक लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। 3 लेवल आपने पढ़े हुए होंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल तो सबसे
पहला लेवल है जहाँ पे रोट मेमोरी करवाई जाती है, बच्चों को रटवाया जाता है चीज़ों को। अंडरस्टैंड रिलेशनशिप के बेस पर रिलेशनशिप देखा जाता है, चीज़ों के बारे में समझ से बच्चा जो चीज़ों को सीखता है। फिर यहाँ एब्स्ट्रैक्ट, ये हायर लेवल हो जाता है, चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं हम हायर लेवल के द्वारा, ठीक है। कम्युनिकेशन हायर लेवल एबिलिटीज़ का यूज़ करते हैं हम। तो 10th क्वेश्चन हमारा हो जाता है पूरा। चलते हैं 11वीं की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउन फेनब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है, बताना आपको। ब्राउन फिनफिनर एक मिनट ब्राउन फिनब्रेनर जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी जो दी थी, इनमें बताना कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, नहीं है। माइक्रो है, मैक्रो है, माइनर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन को कट, मीजो आ जाएगा। इसके अंदर दो ऐड हो जाते हैं, एक्सो आ जाएगा, एक अपना एक्सो, एक क्रोनोमो सिस्टम आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये टाइप्स है, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। माइनर सिस्टम इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हुए। ये देखो आंसर की में इसका आंसर दिया नहीं हुआ है, यानी कि स्किप किया गया, हम भी स्किप कर देंगे इसको। अब 13 क्वेश्चन आ जाता है हमारा। विच वे इज़ द इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट। इन्होंने बोला कि किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला आ जाता है हमारा डिस्कशन ऑफ सोशलाइजेशन। क्या हम समाजीकरण पर चर्चा करेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे कंपटीशन ऑन सोशल वैल्यूज़, जो सोशल वैल्यूज़ है, हमारे सामाजिक मूल्य है, उसमें हम ऐसे का कंपटीशन कराइए, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। फिर सामाजिक संबंधों पर वर्त चित्र डॉक्यूमेंट्री ऑन सोशल रिलेशन। अब हमें सोशल रिलेशनशिप पे डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, तब हमारा सोशल डेवलपमेंट होगा किसी बच्चे का, यानी कि एडोल यानी किशोर का सोशल डेवलपमेंट कब होगा? जब आप उसको ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप एक्टिविटी यानी कि ऑर्गेनाइज कराओगे, सामूहिक गतिविधियों का आयोजन, यानी कि आप सामूहिक गतिविधियों का आयोजन कराएंगे कि जैसे उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़े। आपको पता ना सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, जब बच्चे अपने सामने होते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये आपस में जब इंटरेक्शन करेंगे ना, तब उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। ना कि किसी डिस्कशन करने से, ऐसे कंपटीशन करने से, या फिर डॉक्यूमेंट्री लिखने पर, ठीक है। आई होप आपको ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए चलते हैं हम। 14 क्वेश्चन पा गया। अकॉर्डिंग टू मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी एक्सप्लेन एस्टीम नीड आर विच टाइप ऑफ नीड, यानी कि बताना है कि जो सम्मान की आवश्यकता है किस प्रकार की आवश्यकता है। व्यक्तिगत है, सोशल है, बौद्धिक है, संवेदनात्मक है, पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाता है ना, सोशल आएगा। पर्सनल तो हमारी वो स्टार्टिंग वाली हो जाती है, नीचे वाली होती है। फिजियोलॉजिकल नीड हो जाएगी हमारी। फिजियोलॉजिकल नीड प्लस में हमारी कौन सी हो जाएगी? सेफ्टी नीड, यानी वो हमसे रिलेटेड है। बाकी ऊपर वाली नीड जितनी भी है वो हमारी सोशल नीड हो जाती है। इंटेलेक्चुअल इमोशनल तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 15 क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर। करते हैं हम अपना लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट रिलेटेड टू बकर मेहदी दिस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो बकर मेहंदी की सृजनात्मक परीक्षण से संबंधित नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, ऊपर पूछा गया नहीं है। देखो, असाधारण उपयोग संबंधी कार्य, अनयूजुअल यूज रिलेटेड टू टास्क, ये तो है भाई। युग्मों के मध्य नवीन संबंधों से संबंधित कार्य, न्यू रिलेशन बिटवीन पेयर्स रिलेटेड टास्क, ये तो है। उत्पाद सुधार संबंधित कार्य, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट रिलेटेड टास्क, ये भी है। फोर्थ है हमारा पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, यानी कि आस्क एंड गैस रिलेटेड टास्क, ये नहीं है हमारा, ठीक है। नंबर 4 हमारा जो हो जाएगा वो नहीं होगा। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? नंबर 4, ये नहीं आता है बकर के टेस्ट में, क्रिएटिविटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आगे के बचे हुए जो क्वेश्चन है, लास्ट 15 क्वेश्चन हो रहा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।